हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था एल्कली मेटल्स का डिस्कशन। तो अभी उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं एल्कली मेटल्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हम अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एल्कली मेटल्स के केस में, तो वहां पे हमने ये देखा है कि साइज हमारे एटम्स का इंक्रीज हो जाता है। जब एटम्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो उन एटम्स की लैटिस के अंदर, मेटल लैटिस के अंदर उन एटम्स को पैक करना मुश्किल होगा। और हमें पता है कि लैटिस के अंदर जितनी अच्छी पैकिंग होती है एटम्स की, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। इसीलिए जब डाउन द ग्रुप जब साइज इंक्रीज होगा तो पैकिंग हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप। इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए जो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लिथियम को होता है। डाउन द ग्रुप इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अभी ये जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लेम कलरेशन के लिए। एल्कली मेटल को जब फ्लेम्स में रखते हैं तो हर एक एल्कली मेटल्स के लिए एक डिस्टिंग्विश कलर आता है, पर्टिकुलर कलर आता है एक एल्कली मेटल के लिए। कि जैसे यहाँ पे अगर आप लिथियम को रखते हो तो लिथियम को का जो कलर आएगा वो आएगा क्रिम्सन रेड। सोडियम मेटल के लिए जब हम फ्लेम टेस्ट करते हैं तो सोडियम मेटल के लिए आता है येलो कलर। पोटाशियम मेटल को जब फ्लेम में ऐसे रखते हैं तो वायलेट कलर आता है। और रुबिडियम के लिए रेड लाइट कलर आता है और सीजियम के लिए ब्लू कलर आता है। तो ये फ्लेम के अंदर ये मेटल्स कलर प्रोड्यूस करती है। इन मेटल्स की जब फ्लेम होगी, फ्लेम निकलेगी तो वो कैसे कलर की होगी, उनका एक पर्टिकुलर कलर होगा हर एक मेटल के लिए। तो अब क्या है यहाँ पे कि एल्कली मेटल और उनके सोल्ट के जितने भी एल्कली मेटल होते हैं और उनके सोल्ट होते हैं उनका एक पर्टिकुलर कलर होता है फ्लेम के अंदर। और इसी वजह से हम एल्कली मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। एल्कली मेटल के फ्लेम टेस्ट की वजह से उनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई एल्कली मेटल फ्लेम में येलो कलर प्रोड्यूस कर रही है तो वो कौन सी होगी, सोडियम मेटल। तो इसी तरीके से और भी मेथड होते हैं। फ्लेम फोटोमीट्री होती है जिसको हम हायर क्लासेज में पढ़ते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वो भी इसी बेसिस पे काम करती है। और इनका यूज करके हम एल्कली मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये है, हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एल्कली मेटल्स के लिए कलर क्यों प्रोड्यूस होता है फ्लेम में। तो क्या होता है कि जब भी एल्कली मेटल्स को फ्लेम में रखते हैं तो फ्लेम से जो हीट निकलेगी, हीट फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम से जो हीट निकलेगी तो एल्कली मेटल के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हायर एनर्जी लेवल पे ट्रांसफर हो जाएंगे। कि जैसे एल्कली मेटल है ये हमारे पास, इसके जो इलेक्ट्रॉन है पहले ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है, लेकिन जब मेटल के अंदर मतलब जब फ्लेम में रखेंगे मेटल को तो फ्लेम से जो हीट निकलेगी तो मेटल उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी। और उस हीट के एब्जॉर्प्शन की वजह से ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्टेबल नहीं होते हैं, इसीलिए एक्साइटेड स्टेट से ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। और जब ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये विजिबल रीजन के अंदर रेडिएशन को एमिट करेंगे। विजिबल रीजन के अंदर जो रेडिएशन, जो हीट इन्होंने यहाँ से एब्जॉर्ब करी थी, तो विजिबल रीजन के अंदर ये उस रेडिएशन को एमिट करेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, इनके अंदर कलर प्रोड्यूस होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि मेटल्स के अंदर कलर प्रोड्यूस क्यों होता है। क्योंकि फ्लेम की वजह से, फ्लेम से जो हीट निकलती है उसकी वजह से मेटल के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते, इसीलिए वो ग्राउंड स्टेट में वापस से आते हैं। लेकिन जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस से आएंगे तो जितनी इन्होंने ये रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब करी थी उसको वापस से एमिट करेंगे। और ये रेडिएशन जो एमिट होगी ये कौन से रीजन में लाई करेगी, विजिबल रीजन में। तो विजिबल रीजन में जब ये लाई करेगी तो हर एक मेटल के लिए एक पर्टिकुलर कलर आएगा। और इसी
रीजन की वजह से, कि मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो पोटासियम और सीजियम मेटल है उनको इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। इसके बाद अभी हम देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कली मेटल आयन, कि एल्कली मेटल आयंस के हाइड्रेशन के बारे में अभी हम देखते हैं। तो हमने लास्ट सेमेस्टर के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी, कि हमारे पास कोई आयन है, कोई ये मेटल आयन है, जब इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल इस मेटल आयन को अपने चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। ये मेटल आयन को चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इस मेटल आयन के चारों तरफ सराउंड हो जाएंगे। अब आपको पता है कि वाटर पोलर नेचर का होता है। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जितने भी ऑक्सीजन है इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, ये मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल का जो आयन होता है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये वाटर जो है पोलर नेचर है इसका, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वाटर का ये ऑक्सीजन और मेटल का आयन ये, तो इनके बीच में इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जब यहाँ पे ये अट्रैक्शन इंक्रीज होती है मेटल आयन में और वाटर मॉलिक्यूल में, जब ये अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, जब ये अट्रैक्शन काम करती है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, ये सिस्टम हमारा स्टेबल बन जाता है। यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होती है और उस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो आई होप कि ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कली मेटल आयन, कि एल्कली मेटल जो होती है इनके आयंस को जब वाटर के अंदर डालते हैं तो कितना हाइड्रेशन इनका होता है, कितनी हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, वो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम क्या है कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल आयन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आयनिक साइज, कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो आयनिक साइज इंक्रीज हो जाने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब अगर ऐसा ही है तो हमें पता है आयनिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज की तरह ही आयनिक साइज वेरी करता है। तो लिथियम सबसे टॉप में होता है और सीजियम सबसे बॉटम में। जब टॉप टू बॉटम जाएंगे डाउन द ग्रुप, आयनिक साइज क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है। अब आयनिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, आयनिक साइज के अपोजिट होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो लिथियम है इसका साइज सबसे छोटा है। अब लिथियम का साइज जब सबसे छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। जब लिथियम यहाँ पे होगा, इस मेटल आयन की जगह अगर ये लिथियम होगा तो इसकी हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होगी। तो लिथियम की हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से जितने भी आप लिथियम के सोल्ट देखते हो, मैक्सिमम जो सोल्ट होते हैं लिथियम के वो हाइड्रेटेड होते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। जैसे लिथियम क्लोराइड है, ये इस तरह से इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इसके फॉर्मूले में। तो ये 2 वाटर ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लिथियम क्लोराइड में। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें कि ऐसा क्यों होता है, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो इस रेशो के ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज टू साइज रेशो का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज टू साइज रेशो के ऊपर, कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही इंक्रीज होगी। मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि आयंस का साइज जितना बड़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, आयंस का साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। और चार्ज की बात करें तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, और चार्ज आयन के ऊपर जितना कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे अभी हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जब जा रहे हैं तो हमारा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद अभी हम देखते हैं डेंसिटी, कि एल्कली मेटल की जो डेंसिटी होती है वो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होती है एल्कली मेटल्स की। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है
क्या एक्सेप्शन है कि सोडियम की जो डेंसिटी होती है वो पोटाशियम से ज़्यादा होती है, मतलब पोटाशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है। कि जब हम, अब आपको पता है कि जो सीरीज होती है हमारी वो कैसे होती है एल्कली मेटल की, कि एल्कली मेटल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, लिथियम, सबसे पहले लिथियम, फिर उसके बाद क्या आएगा, सोडियम आएगा, फिर पोटाशियम आएगा, फिर उसके नीचे रुबिडियम, उसके नीचे सीजियम। तो टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि पोटाशियम की जो डेंसिटी है वो सोडियम से कम होती है। ये इस तरह से आएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो ऑर्डर होता है, लिथियम सबसे ऊपर होता है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। इसके बाद क्या होना चाहिए था, सोडियम, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे, पोटाशियम। फिर रुबिडियम और सीजियम के लिए ये वैल्यू चेंज नहीं होता, ये जो ट्रेंड है ये चेंज नहीं होता है, बस सिर्फ सोडियम और पोटाशियम में चेंज आएगा कि लिथियम से जब डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो हमारी जो वैल्यू है डेंसिटी की वो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सोडियम होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ सोडियम की जगह क्या आ गया, पोटाशियम, और पोटाशियम की जगह क्या आ गया, सोडियम। कि सोडियम की जो डेंसिटी होती है वो पोटाशियम से ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी किसी भी ग्रुप में हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है। जब भी किसी भी ग्रुप में हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो दो चीज़ें होती हैं कि एटम्स का मास इंक्रीज होता है और एटम्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है एटम्स का। और हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मास भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या होता है एल्कली मेटल के केस में कि जो मास में इंक्रीज होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। कि मास का इंक्रीज होना ज़्यादा होता है जब हम एल्कली मेटल में डाउनवर्ड जाते हैं एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो मास जब ज़्यादा इंक्रीज होगा वॉल्यूम के कंपैरिजन में तो ये जब डोमिनेट करेगा, ये वैल्यू जब बड़ी होगी मास की तो डेंसिटी भी क्या होगी हमारी, ज़्यादा होगी। तो यही रीजन होता है कि डाउन द ग्रुप हमारी डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि मास जो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। लेकिन पोटाशियम के केस में क्या होता है, पोटाशियम के केस के अंदर, पोटाशियम के केस में वॉल्यूम के अंदर जो इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर एज कंपेयर टू इंक्रीज इन मास। कि ये वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है पोटाशियम के केस में एज कंपेयर टू इंक्रीज इन मास, कि वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होगा पोटाशियम के केस में। अब ये वाला जब फैक्टर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है पोटाशियम में तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए पोटाशियम की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है सोडियम से। तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। इसके बाद अभी हम देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि जितनी भी एल्कली मेटल होती है उनकी जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि सभी एल्कली मेटल्स की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, बीसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होती है ये हमने सॉलिड स्टेट में डिस्कस किया हुआ है कि क्यूब के कॉर्नर में एटम प्रेजेंट होते हैं और एक एटम क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो वो होती है बॉडी सेंटर्ड। इसके बाद कलर की बात करें तो जितने भी एल्कली मेटल होती है और उनके जितने भी सोल्ट होते हैं वो सभी एल्कली मेटल के सोल्ट और एल्कली मेटल वाइट कलर के होते हैं, सिल्वरी वाइट कलर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl हो गया, NaBr हो गया, इनका कलर कैसा होता है, वाइट कलर होता है। अब जो कलर होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जिसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जैसे कि कलर हमारा डिपेंड करता है पोलराइजेशन के ऊपर। आयंस की पोलराइजेशन जितनी ज़्यादा होती है उतना ही उनके अंदर कलर आता है। दूसरा किस तरह के लिगेंड के साथ वो जुड़े हुए हैं इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कलर, तो वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो हार्डनेस, नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डनेस। जितनी भी एल्कली मेटल होती हैं वो सभी सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उनको ईजिली नाइफ से कट किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्कली मेटल्स के अंदर जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी वीक होती है। एल्कली मेटल एटम्स के बीच में जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी वीक होती है।
अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में। मेटेलिक बॉन्डिंग दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं मेटेलिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा होता है साइज ऑफ द मेटल आयंस। मेटल आयंस का साइज जितना छोटा होता है मेटेलिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। एल्कली मेटल के केस में ये दोनों फैक्टर अपोजिट होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे काफी कम होते हैं, केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सभी के एंड में। और साइज अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि एल्कली मेटल पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट साइड में होती है, इनका साइज हाईएस्ट होता है। अब इनका साइज जब मेटल आयन का हाईएस्ट होगा तो उनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग भी क्या होगी? वीक होगी। तो इसीलिए एल्कली मेटल जितनी भी होती है उनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग काफी वीक होती है। इसकी वजह से ये सॉफ्ट नेचर की होती है। और जो सॉफ्टनेस है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती है। हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। मेटेलिक बॉन्डिंग जितनी डिक्रीज होगी उनका सॉफ्टनेस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सॉफ्टनेस का ऑर्डर है कि डाउन द ग्रुप सॉफ्टनेस क्या हो रही है? इंक्रीज। इसका साइज सबसे हाईएस्ट है इसलिए सबसे सॉफ्ट है, और इस लिथियम का साइज सबसे लोएस्ट है, सबसे छोटा है इसलिए सबसे हार्ड है एल्कली मेटल्स में। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली हैं एल्कली मेटल्स की।